पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन से मुराद क्या है। कंपनी रजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन किस किस्म की आती हैं, कौन कौन से टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। ये टैक्सेस जो है ना वो आज की दुनिया में इंटरनेशनली ऑलमोस्ट सेम टैक्सेस चल रहे हैं। उनकी परसेंटेजेस का फ़र्क आ सकता है, उनके नामों का थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो मेन टैक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे अपने अमेज़ोन के बिज़नेस के हवाले से भी, वो तकरीबन पूरी दुनिया में सेम है, उनमें कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर दूंगा अब कि कौन कौन से टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, किस किस्म के टैक्सेस हैं, और बाकी जो है कंपनी फॉर्मेशन के लिए किस किस टाइप की कंपनीज अवेलेबल होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि टैक्स कितनी किस्म के होते हैं, मतलब हमें कितनी किस्म के टैक्सेस को फेस करना पड़ सकता है जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि हम ये समझें कि जो भी हम मार्केट में काम करने जा रहे हैं, जो भी हम चीज़ सेल करेंगे, हर मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर एक सेल्स टैक्स होता है, जिसको वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं, मतलब वैट भी कहते हैं, सेल्स टैक्स भी कहते हैं उसे। हर मुल्क की वो अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसका मुराद वही है कि ये हम कोई भी चीज़ सेल करेंगे, कोई भी सर्विस अगर ख़रीदेंगे या बेचेंगे, उसके ऊपर हमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टैक्स, सेल्स टैक्स की मद में या वैल्यू एडिड टैक्स की मद में हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो आप इस तरह से समझें कि आपने एक चीज़ को ख़रीदा, फ़र्ज़ करें आपने $10 की एक चीज़ ख़रीदी है, आप उसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स पे करते हैं, जो भी आपका सेलर है उसको आप पे कर देते हैं। फिर जब आप उसको रीसेलिंग करते हैं, ऑब्वियसली आप उसको $15 या $20 का सेल करेंगे कम अज़ कम, तो आप अगेन उसके ऊपर वैट जो है कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, मतलब ये बेसिकली कस्टमर ने पे करना है, जो बायर है उसने पे करना है, जो सेलर है वो कलेक्ट करता है वैट हमेशा। ठीक है, तो जिससे हमने ख़रीदा हमने उस सेलर को पे किया, उसने वैट कलेक्ट किया, फिर जब हमने किसी को बेचा तो क्लाइंट ने या कस्टमर ने हमें पे किया, और वी आर द कलेक्टर ऑफ दैट वैट। ठीक है, अब होता यह है कि जो वैट भी हम जमा करते हैं या कोई भी सेलर जमा करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर, जो भी उसकी टैक्स डिपार्टमेंट के साथ बातचीत होती है, एग्रीमेंट होता है, वो उस हिसाब से आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो वैट को एज इट इज़ ही हम 100% टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। लेट से अगर हमने कलेक्ट किया है €1000 कलेक्ट किया है, हम उसको €1000 ही पे कर देंगे अनटिल और अनलेस हमने अगर किसी को पे किया हुआ है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि वैट एक है जो हम पे करते हैं जब हम बाइंग करते हैं, ठीक है, वो हम पे करते हैं, वो हमेशा कम होगा। जो हम सेल करते हैं और कस्टमर से देते हैं वो उससे ज़्यादा होगा नॉर्मल केसेस के ऊपर। यानी अगर हमने $1000 कलेक्ट किया है क्लाइंट से, तो हमने कम अज़ कम या अंदाज़न जो है 400-500 यूरो उस पर वैट दिया भी होता है। तो टैक्स ऑफिस ये भी करता है कि वो कहता है जी आप ना नेट कर दें इसको, जो आपने लिया है और जो दिया उसको माइनस कर दें, उसको माइनस करके जो बैलेंस है वो आप हमें दे दें। ठीक है, यानी बेसिकली जो वैट हम देते हैं, मतलब एज अ बिजनेस बायर, ठीक है, ये भी एक टर्म है, मैं आपको समझाता हूँ कि एज अ बिजनेस बायर जब हम वैट देते हैं तो वो क्लेमेबल होता है, हम उसको क्लेम कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक, अब इस चीज़ को समझें कि जो बिजनेस बायर है वो कौन है। बिजनेस बायर इज ऑलवेज द पर्सन जो रीसेल करता है। ठीक है, जैसे हम चीज़ें ख़रीद के लोकल मार्केट से या कहीं से भी चीज़ें ख़रीद के हम उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाते हैं, तो वी आर बिजनेस बायर। जब हम उसको रीसेल करते हैं तो फिर हम जो है ना उसको टैक्स वैट जो है कलेक्ट करते हैं वापस। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज़ नॉट अ बिजनेस बायर। कंज्यूमर से मुराद होता है वो शख्स जो कि रीसेल नहीं करने जा रहा, उसने खुद कंज्यूम करना है। ठीक है, मतलब मेरी एक अगर कह दें कि ग्रोसरी शॉप है, वहाँ पे आके जो लोग ख़रीद रहे हैं, एक एक दो दो पीसीज आके ख़रीद रहे हैं, दे आर कंज्यूमर्स, वो कंज्यूम करेंगे खुद। ठीक है, तो वो वैट क्लेम नहीं कर सकते टैक्स डिपार्टमेंट से। ओनली बिजनेस बायर्स और बिजनेस सेलर जो है उनके लिए वैट को लेना देना और जमा करवाना ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वैट के हवाले से। और वैट जो है दुनिया की हर मार्केट के अंदर मस्ट है। अब वैट के हवाले से मैं आपको मजीद बताता हूँ कि वैट में क्या होता है। हर कंट्री ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी होती है। अब कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, जाहिर बात है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली इन अवर फर्स्ट ईयर
इट्स वेरी अनलाइकली, यानी बहुत कम चांसेस हैं कि हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हों, ठीक है। मतलब चांसेस आर ऑलवेज है कि हम बहुत अच्छा कमाएं, लेकिन नॉर्मली दे थिंक के चांसेस आर रेयर कि हम बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो एवरी कंट्री सेट अ लिमिट फॉर वैट कलेक्शन। मतलब जैसे जर्मनी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये है 21,000 यूरो। मैं पहले 17,500 यूरो की थी, अब इन्होंने बढ़ा के 21,000 यूरो की पर एनम टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। टर्नओवर से मुराद है कि जितनी भी हम सेल करते हैं उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्नओवर, ठीक है। उसमें हम प्रॉफिट नहीं काउंट कर रहे, बट टर्नओवर है, यानी मैंने अगर मेरी $1,000 की इन्वेंट्री है, मैंने $1,000 सेल कर दिया, तो मेरा जो टर्नओवर है वो $1,000 हो जाएगा। अब अगर मेरा टर्नओवर एक्सीड्स ओवर 21,000 यूरोस इन अ ईयर, तो फिर मुझे वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करवाता, अगर मेरी सेल या टर्नओवर 21,000 यूरो से एक्सीड नहीं करती, तो देन आई एम नॉट एलिजिबल कि मैं वैट को जमा करवाऊँ या रजिस्टर करवाऊँ खुद को एज अ वैट पेई या कलेक्टर। मैं कलेक्ट भी नहीं कर सकता और मुझे पे भी नहीं करना किसी को, ठीक है। इसी तरह यूके के अंदर, यूके हैज़ अ वेरी बिग लिमिट। यूके ने कहा है जी हम 85,000 पाउंड, अच्छा ये शहजाद ने मुझे करेक्ट किया है, इट्स नाउ 18th कि 18,500 यूरो शायद लिमिट अब जर्मनी ने कर दी है, वट एवर, हम डिस्कस करते हैं इसको। तो यूके के अंदर जो लिमिट है वो है 85,000 पाउंड की, यूके की बहुत बड़ी लिमिट है। तो यूके जो है वो हमें अलाउ करता है कि अगर हम साल में 85,000 पाउंड की जो है टर्नओवर करते हैं, तो हमें वैट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हम वैट रजिस्टर्ड नहीं होंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब हम यूके की मार्केट में ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, तो हमारे पास ये बहुत बड़ी लिमिट है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है कि हम 85,000 पाउंड तक जो है ना हमें वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं करवाना। और इसीलिए जो ना बहुत से सेलर हमारे जो हैं वो यूके को प्रेफर भी करते हैं कि यूके इज़ लीनियंट टूवर्ड्स वैट कलेक्शन, और दैट मेक्स ऑल्सो सेंस। तो यूके में ये लिमिट है। अच्छा, अब अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट है। अमेरिका में अगर हम लोकल होलसेल मॉडल पे जाते हैं, तो उसको जो है वैट को फ्री कर देते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट इशूज़ अ रीसेलर सर्टिफिकेट। वो रीसेलर सर्टिफिकेट से मुराद होता है कि आई एम अ बिजनेस बायर, मैंने कहीं से कोई चीज़ खरीदी, अब मैं उसको ऑन माई बिजनेस अकाउंट रीसेल करने जा रहा हूँ, तो आई एम अ बिजनेस रीसेलर पर्सन, ठीक है। तो वो एक रीसेलर सर्टिफिकेट दे देता है यूएसए की गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट्स अपने हिसाब से एक रीसेलर सर्टिफिकेट इशू करती है। वो जब रीसेलर सर्टिफिकेट आ जाता है, देन वी डोंट रिक्वायर अ वैट नंबर और वैट रजिस्ट्रेशन इन यूएसए। तो यूएसए भी काफ़ी लीनियंट है। तो इसलिए हमारे बहुत से जो दोस्त हैं, बहुत से जो जानने वाले हैं, दे प्रेफर टू डू होलसेल बिजनेस, स्पेशली होलसेल बिजनेस इन यूएसए, क्योंकि यूएसए में आप लोकली ख़रीद के रीसेल करते हैं, तो इट्स वैट फ्री, इट्स ईजियर टू हैंडल। तो यूके में लिमिट है 85,000 यूरोस की, और अमेरिका जो है इशू करता है रीसेलर सर्टिफिकेट, और वेयर एज जर्मनी में जो लिमिट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसीलिए जर्मनी में जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वैट के साथ जाएं, वैट रजिस्टर करवाएं फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे। उसमें यह कि जो लिमिट है 17,500 यूरो या 21,000 यूरो की, वो हम बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। वो कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम उसके ऊपर जा ना सकते हों विद इन 1 ईयर, क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। तो इन जर्मन मार्केट इट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस, ठीक है। तो हम शुरू से ही वैट के लिए रजिस्टर होना चाहिए हमें जर्मनी के अंदर। और यूके में मैंने बता चुका हूँ 85,000 पाउंड की लिमिट है, 85,000 पाउंड पर ईयर टर्नओवर तक हम प्ले अराउंड कर सकते हैं, और अमेरिका में रीसेलर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है।